आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। शौहर बीवी में मोहब्बत कैसे पैदा हो। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी ज़ौजा मेरी बात को समझें, मेरी तबीयत को जानें, इसके बावजूद हमारी नहीं बन सकी। पिछले 5 महीनों से हमारी बातचीत ही नहीं हो रही है। बहुत खुशकिस्मत हैं भाई, दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, और क्या चाहिए आपको यार। इस सिलसिले में अगर आप कोई हिदायत कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं दूसरी शादी भी करना चाह रहा हूँ मगर मेरे वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे। मोहम्मद रेहान भाई, दूसरी शादी का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि 6 महीने से चुप बैठे हैं या 12 महीने से चुप बैठे हैं। बीवी से ताल्लुक़ात अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो एक बिल्कुल एक अलग मैटर है, उस पर तो मेरे अलग से बयानात हैं। वो तो अदल की ताकत है, तो आप दूसरी कर सकते हैं। वालिदैन का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है इसमें, ये तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त है इसमें। शर्त यह है कि दोनों बीवियों के हुकूक अदा करें। आप तो हुकूक अदा कर सकते हैं तो 2 के बजाय 4 कर लें। हुकूक नहीं अदा कर सकते तो 2 क्या 1 की भी इजाज़त नहीं है शरीयत में। फिर रहा ये मसला कि आपके और आपकी वाइफ के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा हो, तो देखें वो मशहूर मक़ूला है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आपको आपकी वाइफ आपकी तबीयत को नहीं समझ पा रही हैं तो उनको भी यही शिकायत होगी कि आप उनकी तबीयत को नहीं समझ पा रहे। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ अपने हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है, कुछ अपने मिजाज को कुचलना पड़ता है, तो और कुछ सामने वाले को चाहिए वो अपने मिजाज को दाएं बाएं करे। अगर दोनों में ही अकड़ होगी, दोनों ही ढीठ बन के अपने मिजाज पे अकड़े हुए होंगे तो फिर नहीं बन सकता मामला। थोड़ा सा आदमी को वाइफ की तबीयत का ख्याल करना पड़ता है और अपने मिजाज से थोड़ा सा अपने मिजाज को चेंज करना पड़ता है। तो आप पूरी कोशिश अगर इसी की करेंगे कि आपकी वाइफ आपकी तबीयत को समझ जाए तो शायद कामयाबी ना हो। कुछ अपनी तबीयत समझा दें और कुछ अपनी तबीयत को चेंज कर लें बेगम के हिसाब से, कुछ कंप्रोमाइज़ करें। तो बेगम को भी यही चाहिए कि वो भी 100% अपनी तबीयत आप पे मुसल्लत ना करे, बल्कि कुछ आप को उसकी रियायत करें और वो आपकी रियायत कर ले, कुछ वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले। तो ये लचक जब तक नहीं होगी तो ये मामला चलता नहीं है, कहीं भी नहीं चलता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यग़लिबनल करीम वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्लल लईम। अगर आप ये चाहते हो कि बेगम को मुकम्मल अपना ताबे बना लो, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह वो हो जाए और जैसे आप चाहते हो वैसे ही चले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। ये नबी की हदीस है, यग़लिबना वो क्या है कि यग़लिबनल करीम वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्लल लईम। बहुत ही कोई कमीना होगा जो मुकम्मल हावी हो जाएगा बीवी के ऊपर, 100% फिर उसी के हिसाब से चलेगी। तो इसके लिए आदमी को कमीना बनना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही घटिया बनना पड़ेगा उसको। तो और अगर कोई इज़्ज़तदार आदमी हो तो उसे थोड़ा सा बेगम से दबना पड़ता है उसको, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने मिजाज को दाएं बाएं करना पड़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इज़्ज़तदार रहूं, करीम रहूं और थोड़ा सा मगलूब रहूं, ये मुझे ज़्यादा महबूब है कि मैं लईम बन जाऊं, काबिल मलामत बन जाऊं और मैं घर वालों को मुकम्मल जो है वो 100% अपने कंट्रोल में ले लूं। तो ये कितनी ज़बरदस्त तरगीब दी है घर बसाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है ना। कुछ बातें तो बीवी की ऐसी होती हैं जो आदमी बर्दाश्त, वो नामुमकिन है, कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जनरली जो घरों में बातें चल रही होती हैं तो उसमें मर्द को अल्लाह ने हौसला चूँकि ज़्यादा दिया है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को तरगीब दी है बर्दाश्त करने की, कि थोड़ा सा बीवी से दब के रह लो। तो लेकिन ये इज़्ज़तदार आदमी दब जाता है। आप कह सकते हैं यार मैं ताकतवर हूँ, मैं बेगम के सामने दब के रहूँ, ये कौन सा मैं तो ताकतवर हूँ। तो देखें, ताकतवर आदमी जो है ना अपने जैसे से लड़ता हुआ अच्छा लगता है। बाहर निकलें, अपने जैसा कोई नज़र आए तो उसे पकड़ के कूट दें आप और उस पर गालिब आ जाएं, बिला वजह नहीं, कोई वजह हो तो फिर लोग तारीफ़ करेंगे यार माशाल्लाह महल्ले का बदमाश है ये। और कमज़ोर के को बिल्कुल ही दबा देना, बिल्कुल उसको ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह आप उस पर आपको जो है ना इख्तियारात हासिल हो जाएं, तो ये मर्द की मर्दानगी नहीं है। ये यानी लड़ने का मैदान नहीं है घर। मकसद मेरा ये सब बातें बताने का। तो इसलिए थोड़ा सा आप ज़र्फ़ पैदा करें, अपना बड़ा करें ज़र्फ़। छोटी मोटी बातें बेगम की होती हैं, वो आपकी तबीयत समझ नहीं पा रही है, मतलब खाने पीने के मामले में आपकी क्या चाहते हैं, नहीं समझ तो छोड़ा इग्नोर करो, जाने दो, ठीक है ना। कि भाई बेसिक चीज़ है, भाई आपको औलाद दे रही है, बच्चों की टूटी फूटी तरबियत हो रही है और आपकी मर्ज़ी के बग़ैर वो घर से बाहर नहीं जाती, ठीक है ना। ऐसे शख्स से बातचीत नहीं करती जो आप चाहते हो कि जो नबी ने बुनियादी हुकूक बताएं वो यही हैं कि आपकी मर्ज़ी के बग़ैर घर में किसी को आने ना दे और आपकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी से ताल्लुक़ ना रखे
اور تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ آپ کے یعنی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنے وہ. تو یہ سب چیزیں موٹی موٹی ہیں, اگر اس پہ چل رہی ہے تو پھر یہ طبیعت وبیعت شادی کے بعد سب بیکار کی باتیں ہیں. ہر کوئی جو آدمی جن کے مزاج ہوتے ہیں نا, میرا مزاج ایسا ہے, میں اس مزاج پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو باس آپ کے مزاج کا تھوڑی ملتا ہے, وہ الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, آدمی کو دبنا پڑتا ہے باس کے سامنے. کیوں؟ جاب بچانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی گھر بچانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی پڑتی ہے, اپنے اصولوں کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے. گھر میں اور باہر کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر آدمی گھر کے باہر بدماش ہوتا ہے, گھر میں جا کے تھوڑا سا بدماشی ختم کرنی پڑتی ہے. ہاں کوئی ناقابل برداشت معاملہ ہو جو بالکل ہی, جیسے میں نے بتایا نا, بعض خواتین شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں وہ, تو اس طرح کی کوئی خطرناک نوبت ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. اس کو پھر شریعت نے جو بتایا ہے, اس میں شریعت نے بتایا کہ دونوں طرف کے خاندان والے بیٹھ کے مسئلہ حل کریں, نہیں حل ہوتا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں پھر. لیکن آپ کا مسئلہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا, علیحدگی تو بہت ہی آخری یعنی حل ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.